नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? तो अभी हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप का सदस्य बना है। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। जीसीआरसी की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए की गई थी। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से जीसीआरसी के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने ओपन काइलिन 1.0 नाम से अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? जापान, चीन, रूस या फिर अमेरिका? तो अभी हाल ही में चीन ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन काइलिन 1.0। चीन ने एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने और अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ओपन काइलिन 1.0 नाम से देश का पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ओपन काइलिन 1.0 एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जिसे चीनी कंपनियों के समूह द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प द्वारा किया जाता है। ओपन काइलिन 1.0 एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 4000 डेवलपर्स के समुदाय द्वारा बनाया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सॉल्वेक्स का आयोजन किया गया है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, रूस या फिर अमेरिका? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सॉल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत व अमेरिकी सैनिकों ने एक संयुक्त अभ्यास पूरा किया है। भारत व अमेरिकी नौसेनाओं के इस अभ्यास को सॉल्वेक्स नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना का यह बचाव और विस्फोटक आयु निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स कोच्चि में आयोजित किया गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह अभ्यास का 7वां संस्करण है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो अभी हाल ही में हरियाणा में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का प्रारंभ किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम जिले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे 2023 कार्यक्रम में बताया कि करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा और वह बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद कॉप्स फंड से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को 30 करोड़ के इनाम भी दिए जाएंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या फिर राजस्थान? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहला चैटबॉट टेली मानस लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट शुरू किया। टेली मानस चैटबॉट भारत में अपनी तरह का पहला मानसिक स्वास्थ्य सहायता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाताओं की सेवाएं 24 घंटे सुनिश्चित करेगा। पेशेवर मनोवैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सलाहकारों और सलाहकारों की उपलब्धताओं का मतलब है कि इस चैटबॉट का क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इकामारा परियोजना प्रारंभ की है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो लिंगराज मंदिर ओडिशा में है और ओडिशा के ही सरकार ने इकामारा परियोजना का शुभारंभ किया है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयास के तहत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपए की इकामारा परियोजना की आधारशिला रखी है। 2019 में शुरू की गई एक क्षेत्र भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है। सुविधाएं और स्मारक पुनरुद्धार कार्रवाई योजना के तहत नवीन पटनायक सरकार ने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के आसपास लगभग 80 एकड़ जमीन विकसित करने की योजना बनाई है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। कहां पर तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है? काठमांडू, ढाका, बैंकॉक या फिर नई दिल्ली? तो अभी हाल ही में पता चला है कि बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तृतीय वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन नवंबर में बैंकॉक में किया जाएगा। 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा 24 नवंबर से बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके ट्रस्टी स्वामी विज्ञानंद विश्व हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव भी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत ने किसके साथ चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वीडन, पनामा, बैंकॉक या फिर ढाका? तो अभी हाल ही में भारत ने की चुनावी सहयोग के लिए पनामा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के चुनाव आयोग और पनामा के चुनावी न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत ECI ने पहले मैक्सिको, ब्राजील और चिली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पनामा के प्रधानमंत्री हैं जुआन कार्लोस वेरेला। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसान संकट सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है? खाद्य एवं गुणवत्ता सूचकांक परिषद, केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान परिषद? तो अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान संकट सूचकांक शुरू किया गया है। किसान संकट सूचकांक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक प्रकार की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। किसान संकट सूचकांक भविष्य में होने वाले किसान संकट के बारे में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार और गैर सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों को पूर्व चेतावनी देकर उनके संकट को कम करने और कुछ किसानों से गांव या ब्लॉक स्तर तक इसके प्रसार को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वे समय पर निवारक उपाय कर सकते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस महासागर में एक विशाल गुरुत्वाकर्षण छिद्र की खोज की गई है? हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर में एक विशाल गुरुत्वाकर्षण छिद्र की खोज की गई है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्र की एक महत्वपूर्ण खोज की है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आसपास की तुलना में काफी कम है, जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गिरावट आती है। ग्रेविटी होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अन्य परिवेश की तुलना में हल्का होता है। गुरुत्वाकर्षण छिद्र घनत्व और द्रव्यमान वितरण में भिन्नता के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है।
तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।